अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 27 एंड 28 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 27 है मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्टैटिक चार्जेस की वजह से, इसी तरह मैग्नेट की वजह से या मैग्नेटिक पोल्स जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस, अ, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। The magnetic field exerts a force upon any charge that moves in the field. जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाती है चार्जेस के ऊपर, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाती है। The greater the size of the charge and the faster it moves, the larger the force. यानी जितना ज्यादा चार्ज का साइज होगा उतना ही ज्यादा उस पर फोर्स लगेगी। The direction of the force is perpendicular to both the direction of motion and the magnetic field. If the theta is the angle between V and B, then F is equal to QVB sin theta, या आप इसको B क्रॉस B कह सकते हैं, यानी Q इंटू B क्रॉस B, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला होता है VB sin theta. Is the magnitude of the force. This vanishes when V and B are parallel. क्योंकि थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा, और जब थीटा इज इक्वल टू जीरो हो तो साइन जीरो जीरो होता है, तो यहाँ पे ये फोर्स वैनिश हो जाएगी। एंड इज मैक्सिमम व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन 90 पे 1 होता है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली इज द टेस्ला। टेस्ला इसका डिराइव्ड यूनिट है। A charge of 1 coulomb moving at 1 meter per second perpendicularly to field of 1 Tesla experiences a force of 1 Newton. Eventually, equivalently, 1 Tesla is equal to 1 Newton over coulomb meter per second is equal to 1 Newton और एम्पियर मीटर, और सीजीएस सिस्टम में 10⁻⁴ गॉस कहते हैं इसको। In order to have an appreciation for how much a Tesla is, here are some typical values of the magnetic field in this unit. अर्थ की सरफेस की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 10⁻⁴ टेस्ला है। बार मैग्नेट की 10⁻² टेस्ला होती है। पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट की 1 टेस्ला, और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की 5 टेस्ला होती है। नाउ नेक्स्ट, अगर ऐसा पॉइंट है, ऐसे रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी मौजूद है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मौजूद है और मैग्नेटिक फोर्स भी मौजूद है, या कह लें कि दोनों की फील्ड है, तो उनकी वजह से किसी चार्ज के ऊपर दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो वहाँ फोर्स जो है वो सम ऑफ बोथ फोर्सेस होगा, और इसको हम लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं। When both magnetic and electric fields are present at a point, the total force acting upon a charge is the vector sum of electric and magnetic forces, where F is equal to QE plus QV cross B. This is known as Lorentz force. Note that electric force and magnetic force are very different. The electric force is non-zero even if the charge is stationary, and it is in the same direction as it. लॉरेंस फोर्स की एक एग्जांपल यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ पे ये देखें, इन द Lorentz force can be used to select charge particle of whichever velocity we want. In the diagram below, particle enter from the left with the velocity v. This experience force due to perpendicular magnetic field as well as force downward because of an electric field. Only particle with speed v is equal to e or v are undeflected and keep going straight. एंड इस केस में यहाँ पे एक रीजन हमने ऐसा बनाया है, ये क्रॉस का साइन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, और ये ऊपर प्लस है नीचे नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो इस रीजन ऑफ स्पेस में जो इतना सा एरिया है, एक टाइम के अंदर अंदर दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अभी एक चार्ज पार्टिकल्स जो यहाँ से आ रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्ट होंगे और कुछ स्ट्रेट अवे चले जाएंगे।
तो सिर्फ वो पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी ई ओवर पी होती है वो अनडिफ्लेक्टिव रहेंगे, स्ट्रेट चले जाएंगे, बाकी जो हैं उनके ऊपर डिफ्लेक्शन आएगी। अ, और ये कह लें कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि वो ये नेगेटिव साइड है, और नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस साइड है। यहाँ पे जरा सा मिस प्रिंट है, ये देखिए यहाँ पे इस केस में दोनों फोर्सेस बैलेंस है, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। यहाँ पे दोनों को इक्वल लेना है, Q इज इक्वल टू क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ से क्यू क्यू से कैंसिल, यहाँ से हमारे पास V इज इक्वल टू ई बाई बी आया है। ये वेलोसिटी सिलेक्टर है। ये चीज आपने लाजमी कर लेनी है, कहीं पे नोट कर लें अगर आपको इस तरह देखने में मसला आ रहा है तो इसको समझ के करें। Now next point, a magnetic field can be strong enough to lift an elephant। यानी इतनी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है कि एक हाथी को हम उठा सकें इसके जरिए, बट इट कैन नेवर इंक्रीज और डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता। True, suppose the magnetic force F moves a particle through a displacement dr, then the small amount of work done is dw is equal to F dot dr is equal to q v क्रॉस p डॉट डी आर। अब अगर हम यहाँ पे डी टी ले लें या कह लें ये चीज, डी टी को आप देखें, ये डी आर ओवर डी टी है जो ये वेलोसिटी होती है। और आपको पता है ये चीज के ये इतना हिस्सा मैट्रिसेस में आएगा ना, अगर हम इनको, ये ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, तो दो कॉलम अगर या दो रो सेम हो जाएं तो आंसर जीरो होता है। तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो जीरो के इक्वल आएगा, यानी कुछ केसेस में वर्क डन जीरो के इक्वल आता है। बेसिकली द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर ऑर्थोगोनल एंड हेंस देयर कैन बी नो वर्क डन ऑन द पार्टिकल और एन इंक्रीज इन इट्स एनर्जी। Next point, a magnetic field bends a charged particle into circular orbit। सर्कुलर ऑर्बिट में इसको बेंड कर सकता है, किस तरह, ये देखे ना, यहाँ पे ही आपको शो हो रहा है कि ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। जब इस किस्म की स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन के केस में वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में भी मूव कर सकता है। Because the particle feels a force that is directed perpendicular to the magnetic field as we saw above, यानी वही जो मैंने आपको ऊपर वाला हिस्सा दिखा है। The particle cannot change its speed but it certainly does change direction, क्योंकि सर्कुलर मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज है। So it keeps bending and bending until it makes a full circle। The radius of orbit can be easily calculated, the magnitude and the centrifugal, but the magnetic and centrifugal forces must balance each other for equilibrium. So QVV is equal to mv square over r, and we find that r is equal to mv over qv। ये इसी चीज से इसका रेडियस आया है। ये देखें ना, v v से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से अगर r निकालना है तो qv इधर आ जाएगा, ऊपर m भी आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग b यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फोर्स the particle into a tighter orbit, as you can see। We can also calculate the angular frequency, यानी किस एंगल से मूव कर रहा है वो हमें पता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर आया, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जब इस वाली में इसमें v की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो यहाँ से क्यू वी और एम आ जाएगा। दिस शोज दैट अ स्ट्रॉन्ग b makes the particle go around many times in a unit time। There are a large number of applications of these steps। The fact that magnetic field bend charged particle is responsible for shielding Earth from harmful effects of solar wind। यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाती है, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं सूरज की तरफ से आने वाली हवा से। A large number of charged particles are released from the sun and reach the earth। This can destroy life। Fortunately, the Earth's magnetic field deflects these particles, which are then trapped in Van Allen belts around the Earth।
आगे है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की। ये एग्जांपल, ये भी आपने सारा कुछ, बहुत सी चीजें हैं जो आपने इंटर में पढ़ी हुई हैं या प्रीवियसली पढ़ी हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मॉडिफाइड वर्जन में है, कुछ कुछ डिटेल थोड़ी होगी, कुछ की डिटेल थोड़ी सी ज्यादा होगी। मैस स्पेक्ट्रोमीटर आपने इंटर की केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि इसके जरिए से हम आइसोटॉप्स को अलग अलग करते हैं। The mass spectrometer is an extremely important equipment that works on the above principle. Ions are made from atoms by stripping away one electron. यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हम उसको आयन बना देते हैं. Then they pass through a velocity selector so that they all have the same speed. In a beam of different ions, the heavier ones bend less and lighter ones more when they are passed through a magnetic field. अब ये इस तरह से एक ही एटम के डिफरेंट आइसोटोप्स को हम अलग कर सकते हैं. A wire carries current and current is flowing charges. Since each charge experiences force when placed in magnetic field, you might expect that same for the current. Indeed, that is exactly the case. And now we can easily calculate a force on wire from force of individual charges. यानी वायर के अंदर क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट क्या है वो चार्जेस की वजह से हो रहा है, और हर चार्ज के ऊपर magnetic field जो है वो लगती है. Suppose as is the total number of charges and they are moving in average velocity or drift velocity vd, then the total force is F is equal to NBD cross B. Now suppose that wire has length L, cross sectional area A, and it has N charges per unit time. Then clearly N is equal to NAL, and so F is equal to NALE VD cross B. Remember that current is the charge that flows through the wire per unit time, and so NAEVD is equal to I. We get the important result that force per unit length on the wire is F is equal to I cross B. Next point, a current that goes around the loop produces a magnetic field. We define, ये आप एक एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं. आपने हो सकता है इंटर वगैरह में एक्सपेरिमेंट करके देखो, किसी भी वायर के अंदर करंट अगर फ्लो हो रहा हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. वही चीजें डिस्कस करें. वी डिफाइन द मैग्नेटिक मूवमेंट of the as the product of current and area. Mu is equal to IA C cap. ये क्योंकि वेक्टर है तो इसलिए यूनिट पढ़ते हैं. Here A is the area of the loop and I is the current flowing around it. The direction is perpendicular to the plane of loop as shown. Magnetic fields are produced by currents. Every small bit of current produces a small amount of magnetic field. Ampere's law, यही कहता है. Ampere's law illustrated below says that if one goes around a loop, the integral of B field around magnetic field around the loop is equal to the enclosed current. In the loop below, I is equal to I1 plus I2, where I3 is excluded as it lies outside. क्योंकि ये आपने इम्पीरियल लूप जो बनाई है उसके अंदर ये वाले दो करंट आते हैं, इसलिए ये वाले को हमने निकाल दिया. Let us apply Ampere's law to a circular loop of radius r outside an infinity long wire carrying current I through it. The magnetic field goes around in circles, so B and ds are both in the same direction. Hence, integral B dot ds is equal to B integral ds. और क्योंकि ये सर्कुलर है, ये कोई बात सर्कुलर लूप की करें, जैसे ये सर्कल है कि, तो हमें पता है इसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर होता है, तो यहाँ 2 पाई आर आ गया. और ये चीज इक्वल होती है म्यू नोट आई के. वी गेट द important result that B is equal to mu naught I over 2 pi r. Assuming the current flows uniformly over cross section, we can use Ampere's law to calculate magnetic field at a distance r, where r now lies inside the wire. So B into 2 pi r is equal to mu naught I into pi r square over pi r square is equal to B is equal to mu naught IR over 2 pi r square. Here is a sketch of magnetic field inside and outside the wire as a function of distance apart. देखो,
इनसाइड ये वाला रेडियस, और आउटसाइड के लिए कोई हमने एक और सर्कल, ये इस साइड पर अगर देखें तो ये कैपिटल आर। अब लेक्चर नंबर 28 के पर आएंगे। लेक्चर 28, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इंड्यूस हो रही है कोई चीज, तो उसको हमने पढ़ना है। अर्लियर वी हैड डिफाइंड द फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था आई थिंक सो पिछले चैप्टर्स में। अब आप क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हमने पढ़ा था कि कोई रीजन ऑफ स्पेस है या कोई एरिया है, उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड्स के केस, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा? कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं किसी सर्टेन एरिया के अंदर से। और जैसे वहां वो ई ए कोस थीटा था 5, तो यहाँ पे ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसलिए ई ए कोस थीटा था। ये क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, देन इट इज बी ए कोस ऑफ थीटा। For a magnetic field, this means that flux of a uniform magnetic field is phi is equal to BA is equal to BA cos of theta, B perpendicular होगा। If the field is not constant over the area, then we must add up all the little pieces of flux, यानी छोटे 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 सेगमेंट्स में उसको डिवाइड करेंगे और टोटल सम ले लेंगे, जो कि हम इंटीग्रेशन से भी ले सकते हैं। तो फाई बी इज इक्वल टू इंटेग्रल बी डॉट डी ए। The dimension of flux is magnetic field into area, and thus its unit is called Weber, where 1 Weber is equal to 1 Tesla meter square. A fundamental law of magnetism states that net flux through a closed surface is always zero. Phi B is equal to integral B dot dA is equal to 0. Note that this is very different from what you learned earlier in electrostatics, where the flux is essentially the electric charge. There is no such as a magnetic charge, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस सेपरेट सेपरेट हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बट ये जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, मैग्नेटिक पोल और साउथ पोल, हम उनको कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते। आप एक मैग्नेट को लेके तोड़ते जाएं जितना मर्जी छोटे से छोटे टुकड़े की तरफ चले जाएं, आप अगर उसको देखेंगे तो बहुत छोटे, चाहे एक पाउडर है उसके ऊपर भी साउथ पोल और उसका नॉर्थ पोल होगा, जो कि अलग नहीं किए जा सकते। There is no such as thing magnetic charge. What we call the magnetic north pole, north or south pole of a magnet are actually due to particular electronic currents, not magnetic charge. In the bar magnet below, no matter which closed surface you draw, the amount of flux leaving the surface is equal to that entering it. यानी जितना निकलेगा उतना ही आएगा वापस उसके अंदर। ये एग्जाम्पल है। A sphere of radius r is placed near a long straight wire that carries a steady current I. The magnetic field generated by current is B. Find the total magnetic flux through the surface, the sphere. आंसर 0 ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि आपने यही पढ़ा है कि जितनी लाइन एंटर हो रही होती है पास निकल रही होती है, और किसी भी क्लॉज सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। Now, next thing is Faraday's law of induced electromagnetism. Faraday law क्या कहता है? वो कहता है कि when the magnetic flux changes in a circuit, an electromagnetic force या EMF is induced, which is proportional to the rate of change of flux. Mathematically, E is equal to, yeah, epsilon is equal to minus d phi b over dt, where epsilon is the induced EMF. The coil consists of n turns, then epsilon is equal to minus n d phi b over dt. How does the flux through the coil change? Consider a coil and magnet. We can move the magnet, change the size and shape of the coil by squeezing it, move the coil.
ये आपने फैराडे लॉ भी इंटर की बुक में पढ़ा होगा फिजिक्स की। और उसमें बकायदा इमेज बना बना के उसमें दिखाया होगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है। तो अगर आप इसकी बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं ना, तो उस पिक्चर को आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजों को शॉर्टली इसलिए भी बताया गया कि कंसीडर यही किया जाता है कि ये चीजें आप प्रीवियसली पढ़ के आ चुके हैं। अब आपने इससे आगे से आगे जाना है। तो ये तीन चार पॉइंट्स हैं जिनके जरिए हम इसके अंदर फ्लक्स इंड्यूस करा सकते हैं। तो सॉरी, ईएमएफ जो है वो इंड्यूस करा सकते हैं। तो आपने अगर डिटेल में जाना है तो इंटर की बुक को फॉलो करना। In all cases, the flux through the coil changes and d phi b over dt is non-zero, leading to an induced EMF. An example: a flexible loop has a radius of 12 centimeter and in the magnetic field of strength 0.15 Tesla. The loop is grasped at the point A and B and stretched until it closes. If it takes 0.20 seconds to close the loop, find the magnetic magnitude of average induced EMF in its direction. Now, we know epsilon is equal, yeah, electromagnetic force is equal to minus d phi b over dt. तो ये फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स ओवर टाइम टेकन। तो इसमें फार्मूले में वैल्यूज पुट की और आंसर आप लेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, a wire loop of radius 0.30 meter lies in an external magnetic field of 0.30 Tesla in perpendicular to the loop. The field changes to minus 0.2 Tesla in 1.5 seconds. Find the magnitude of average induced electromotive force या EMF in the loop during this time. सोल्यूशन वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। आपने इनिशियल और फाइनल को निकाल लेनी है। फ्लक्स ये इसने दिए हुए हैं ना, इनिशियल फाइनल फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है, वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की दी हुई है। तो आपको पता है एरिया भी उसने रेडियस बताया है, पाई आर स्क्वायर से आपके पास एरिया आ जाएगा। तो अब एरिया आ गया तो बी ए आपने फॉर्मूला लगा के ये फ्लक्स फाइंड कर लेने हैं। और टाइम उसने दिया हुआ है चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। Remember that the electromotive force is not really a force। ये आप प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ सके हैं कि ये जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है। बेसिकली ये पोटेंशियल होते हैं, बट द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक potential between 2 points in going around a circular wire where the electric field is constant at a function of angle, the EMF is E is equal to E into 2 pi r. More generally, for any size or shape of a closed circuit, E is equal to integral E dot dr. So Faraday laws reads integral E dot ds is equal to minus d phi b over dt. आगे इसकी एग्जांपल दी हुई है। A conducting wire rests upon two parallel rails and pulled toward the right with speed v. A magnetic field B is perpendicular to the plane of rail as shown below. Find the current that flows in the circuit. Solution: हमें पता है as a wire pulled to the right, the area of circuit increases and so the flux increases. Measuring x as above, so that x is equal to pt, that is x keep increasing as before. The flux at any value of x is phi b is equal to p dx, and so E is equal to d phi over dt is equal to minus d p dx or dt is equal to minus p d dx over dt p dv. To calculate the current, we simply use Ohm law. I is equal to E over R is equal to V dt over R. Here R is the resistance to the circuit. आगे क्वेश्चन है example, find the power dissipated in the above circuit using I square R, and then by directly calculating the work you do by pulling the wire. हमें पता है I square R। यहाँ पे आपने क्योंकि ये पिछले एग्जांपल में हमने आई कैलकुलेट कर दिया है, तो हमने इसी के अंदर ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्योंकि ये इधर ये आर स्केयर आना था, ये आर से एक आर कैंसिल, तो ये इसका जस्ट स्केयर और नीचे आर ये वाली फार्मूला आ जाएगा करंट का हमारे पास। द पावर डिसिपेटेड एज पर यूजर फार्मूला। नाउ लेट अस कैलकुलेट force acting upon the piece of wire that you
are pulling from the formula for the force on wire. F is equal to I L cross B. The magnitude is F is equal to IBD is equal to B square D square B over R. So the power is F P is equal to F P is equal to B square D square B square over R. This is exactly the value calculated above. आगे है लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ हमें ये कहता है कि जब भी किसी सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है तो वो इस तरह से इंड्यूस होती है कि वो अपने काज को निग्लेक्ट करने की कोशिश कर रही है, यानी उसको खत्म करने की लिए। अब ईएमएफ द डायरेक्शन ऑफ एनी मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट इज सच एज टू अपोज द cause of the effect. Imagine a coil who would be wound with wire of finite resistance. If the magnetic field decreases, induced EMF is positive. This produces a positive current. The magnetic field produced by the current opposes the decrease in flux. Of course, because of finite resistance, the induced current cannot completely oppose the change in flux. लेकिन ये अपने काज को अपोज करता है, ये लेंसेज लाने कहा था। यहाँ पे हमारे दोनों लेक्चर्स खत्म हो गए हैं। अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के उस चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे प्रमोट करें। आप मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।